नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 के लिए इस अभ्यास प्रश्न पत्र को। और ये हिंदी ओलंपियाड 2018-19 का पेपर है जिसे हिंदी विकास मंच के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। आपकी जो हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा होगी उसमें भी आप इसी तरीके का प्रारूप देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है, प्रतियोगी यानी कि आपको अपना नाम लिखना है, हस्ताक्षर यहाँ पर जो सिग्नेचर होंगे वो आपके टीचर्स की जिसकी ड्यूटी लगेगी उसके सिग्नेचर होंगे। अनुक्रमांक क्या होते हैं? आपके रोल नंबर होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 1 घंटे का समय मिलेगा और कुल आपके अंक कितने रहने वाले हैं? 100। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जो पेपर से संबंधित है, इनको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प का आपको गोला भरना है और गोला आपको OMR यानी कि उत्तर पुस्तिका में भरना है। एक आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और उसके साथ एक अलग से पेज दिया जाएगा जो आपका OMR शीट होती है, उत्तर पुस्तिका होती है। तो जो गोला आपको भरना है वो उत्तर पुस्तिका में भरना है। एक उत्तर के लिए 2 गोले भरने पर या गलत उत्तर देने पर आपको नकारात्मक अंक दिए जाएंगे, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कुल प्रश्न आपके 50 होंगे और हर एक प्रश्न को अगर आप सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। और इस तरीके से 50 प्रश्नों को अगर आप सही कर देते हैं तो 2 नंबर के हिसाब से कुल आपके कितने अंक हो जाते हैं? 100। अगर बीच में आपको मान लो 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं, आपने गलत गोला भर दिया है, तो 5 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे और जितने आप गलत करेंगे उसके हिसाब से आपके अंक क्या हो जाएंगे? माइनस। किसी प्रश्न में कोई भी गोला अगर आप नहीं भरते हैं और ना ही तो आपके अंक कटेंगे और ना ही आपको अंक मिलेंगे, यानी कि वो नॉन अटेम्प्टेड माना जाएगा। और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया ही नहीं है, आपने गोला भरा ही नहीं है, खाली छोड़ दिया है, तो ना ही आपके नंबर कटेंगे और ना ही आपके नंबर मिलेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर केवल आपने OMR यानी कि उत्तर पुस्तिका में भरने हैं। इस बात को देखो हाईलाइटेड करके बताया गया है, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, प्रश्न पत्र होता है, उसी में क्या करते हैं, 4 विकल्प में से एक विकल्प को सही का टिक लगा देते हैं। उनको लगता है कि मेरा पूरा का पूरा पेपर हल हो गया है क्योंकि मैंने सही उत्तर पर टिक लगा दिया है। लेकिन ये सारे उत्तर आपने किस में भरने हैं? OMR शीट में भरने हैं, प्रश्न पत्र में नहीं। तो विशेष रूप से ये बात यहाँ पर लिखी गई है, हाईलाइटेड करके लिखी गई है, तो आप सभी बच्चे इसका ध्यान रखेंगे। आइए सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो वैसे तो हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, लेकिन सिर्फ हम कहते हैं क्योंकि पूरे भारत में लगभग सभी राज्यों में हिंदी भाषा को बोला या समझा जाता है। लेकिन संविधान के तौर पर अगर हम बात करें तो संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा इसे घोषित नहीं किया गया है। और ये जो दर्जा है 14 सितंबर 1949 को दिया गया है और इसी कारण से हम हिंदी दिवस मनाते हैं। पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और उसकी तारीख क्या होती है? 14 सितंबर। ऐसे ही पूरे विश्व में भी हिंदी दिवस मनाया जाता है और उसकी तारीख क्या होती है? 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। भावों या विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये तो भाषा की परिभाषा है। भावों और विचारों का आदान प्रदान हम किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से। और जब भाषा को हम लिखते हैं तो लिपि के चिन्हों का प्रयोग करते हैं और व्याकरण में हम भाषा के नियम पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो स्वर के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर हमारे 4 होते हैं और 4 हमारे कौन कौन से होते हैं? अ होता है, छोटी ई होता है, ऊ होता है और री ऋषि। तो देखो ये हर्ष स्वर होते हैं, तो यहाँ पर री ऋषि दिया गया है, तो यानी कि ये दीर्घ स्वर नहीं है। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन नहीं है? नहीं है पूछा है, तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अगर ये आपको पता है तो आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। य, र, ल, व, ये 4 हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। जैसे स्वर के 3 भेद होते हैं वैसे ही व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ पर य, र, ल, व यानी कि ह हमारा यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ये हमारा क्या होगा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये भी हम साथ साथ देख लेते हैं। ये होता है श, श और स और ह। ये 4 हमारे क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो ह हमारा क्या है? ऊष्म व्यंजन, यानी कि अंतस्थ व्यंजन नहीं है। इनमें से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत भाषा से हिंदी में आते हैं बिना किसी परिवर्तन के। संस्कृत से हिंदी में आते हैं और जब हम उनको परिवर्तन के द्वारा हिंदी में लेकर आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? तद्भव। क्या बन जाते हैं? तद्भव।
जिनमें विकार न आए वो हमारे क्या होते हैं, अविकारी होते हैं, और जिनमें लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है वो हमारे क्या होते हैं, विकारी। तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प कौन सा है, तत्सम के लिए संस्कृत से हिंदी में आए शब्द। स्वर्ण का तद्भव रूप है, तो स्वर्ण हमारा संस्कृत का शब्द है और इसको जब हम परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग करते हैं तो स्वर्ण हम किसको कहते हैं, सोने को। जिसकी तुलना न हो, तो जिसकी तुलना नहीं कर सकते वो क्या होता है, अतुलनीय, जो अपने आप में अलग होता है, अनोखा होता है। समान अर्थ वाले शब्दों को कहते हैं, तो जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको इंग्लिश में हम सिनोनिम्स भी कहते हैं और हिंदी में उनके लिए एक शब्द है पर्यायवाची शब्द। वह शब्द जो किसी वाक्य के पहले लगकर उसके भाव में तीव्रता बढ़ाते हैं, तो ये थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया गया है कि वे शब्द कौन से होते हैं जो किसी वाक्य के पहले लगकर वाक्य में ही प्रयोग होते हैं और भाव की तीव्रता को बढ़ाते हैं। तो समास तो ये बिल्कुल नहीं होते। वह शब्द जो किसी वाक्य के पहले लगकर उसके भाव में तीव्रता बढ़ाते हैं, तो ऐसे शब्द क्या हो सकते हैं। वैसे तो इस प्रश्न को बड़े ही अलग तरीके से पूछा गया है, कन्फ्यूजिंग हम कह सकते हैं। तो भाव में तीव्रता बढ़ाने का काम कौन कर सकते हैं, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि ओहो, हाय, शाबाश, वाह, और उनके पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। और वाक्य की शुरुआत में ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उसके भाव की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। हर्ष का भाव हो सकता है, शोक का भाव हो सकता है, आश्चर्य का भाव हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह शब्द जो किसी वाक्य के पहले लगकर उसके भाव में तीव्रता बढ़ाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। समास यहाँ पर नहीं हो सकता। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। निपात क्या होते हैं, निपात ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में बल देने का काम करते हैं, अपनी बात पर जोर देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प कौन सा लग रहा है, ग यानी कि विस्मयादि बोधक। अवलंब का अर्थ क्या होता है, अवलंब क्या होता है, सहारा। और एक और शब्द होता है इसके साथ बार बार पूछा जाता है, अविलंब। अविलंब, विलंब होता है देरी और अविलंब मतलब बिना देरी के, जल्दी से। तो यहाँ पर अवलंब है, अवलंब का मतलब सहारा होता है, और अगर अविलंब पूछा जाता तो वो क्या होता, जल्दी। अत्यधिक शब्द में उपसर्ग पूछा गया है तो ये संधि है, यण संधि का उदाहरण है, और इसको हम कैसे तोड़ेंगे, अति जमा अधिक, अति जमा अधिक। तो यण स्वर संधि में बहुत सारे नियम होते हैं, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। संधि का जो टॉपिक है वो आपके 9th क्लास के हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अति हमारा क्या है, उपसर्ग, और अति जमा अधिक यहाँ पर क है, इसको सही कर लीजिए, क अति जमा अधिक यानी कि अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, दूसरा विकल्प सही है। ऐतिहासिक शब्द में मूल शब्द है, मूल शब्द पूछा है तो हमें कभी कभी लगता है इतिहास हो सकता है, लेकिन ये गलत लिखा गया है। इतिहास, मूल शब्द क्या है इसमें, इतिहास। और जब हम इसमें इक प्रत्यय लगाएंगे तो इसमें पूरा परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इक प्रत्यय बड़ा ही कमाल का होता है, जिसमें अगर लगाते हैं हम इसको शब्द के पीछे तो काफी परिवर्तन आगे की तरफ होता है। तो इसी के प्रभाव से ये ई क्या बन जाएगा, ए में परिवर्तित हो जाएगा, ऐतिहासिक। लिंग के भेद होते हैं, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में आपने जरूर पढ़ा होगा। 2 भेद होते हैं, एक हमारा पुल्लिंग होता है और एक हमारा स्त्रीलिंग। इन शब्दों में कौन पुल्लिंग नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, नहीं है पूछा है। तो शेर भी पुल्लिंग होता है, खरगोश भी पुल्लिंग होता है, कौवा भी पुल्लिंग होता है, बिल्ली हमारा क्या है, स्त्रीलिंग। इन शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, नहीं है पूछा है। तो कौवा हमारा पुल्लिंग होता है और यही हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। हथनी स्त्रीलिंग होती है, गिलहरी भी स्त्रीलिंग होती है, और जूं भी क्या होती है, स्त्रीलिंग। एक ही वर्ण की आवर्ती होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो अलंकार का जो टॉपिक है वो भी 9वीं कक्षा में आता है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, अनुप्रास। चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो च वर्ण की आवर्ती के कारण यहाँ पर क्या है, अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो कर्तृवाच्य, वाच्य के भेद 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता। तो यहाँ पर क्या है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो जैसा नाम से स्पष्ट है, कर्तृवाच्य में कर्ता और कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्म की। इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं, और कालवाचक क्या होता है, समय से संबंधित विशेषता बताने वाले। तो समय किसको बता रहा है, आज,
आज का समय होता है। आर पार समय को नहीं कहेंगे, धीरे धीरे कोई तरीका होता है, बहुत मात्रा होती है। इनमें से कौन सा शब्द स्थानवाचक संबंध बोधक है? तो स्थानवाचक, स्थान की जानकारी। अब देखो, के द्वारा तो स्थान की जानकारी नहीं देगा, के अलावा भी नहीं देगा, से पहले भी नहीं देगा, तो के नीचे, किसी के नीचे कोई जगह होगी, हम कह सकते हैं छत के नीचे, तो जगह के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो कौन सा विकल्प सही है? तीसरा। इनमें से किस शब्द में नुक्ता का प्रयोग होगा? तो नुक्ता क्या होते हैं? ये हमारे उर्दू भाषा से आए हैं। जैसे ज के नीचे हम क्या लगाते हैं? नुक्ता। फ के नीचे हम क्या लगाते हैं? नुक्ता। तो ये जो हमारा फरमान है, फरियाद है और कमजोर है, ये सारे क्या हैं? उर्दू के शब्द हैं। और बजरंगी जो हमारा है वो हिंदी का शब्द है, तो यहाँ पर नुक्ता नहीं लगेगा। बाकी इन तीनों में क्या लगेगा? नुक्ता। यहाँ फ के नीचे, यहाँ भी फ के नीचे और यहाँ ज के नीचे। सही शब्द बताइए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ लिया गया है और यहाँ पर है प्रदर्शनी। तो लिखकर देख लीजिए, प्रदर्शनी। जैसा बोलेंगे वैसा ही क्या करेंगे? लिखेंगे, प्रदर्शनी। तो श के ऊपर र आएगा और सबसे सही कहाँ पर लिखा है? तीसरे विकल्प में। किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए इनमें से किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो ये विराम चिन्ह से पूछा गया है और ये हमारा क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। इन्वर्टेड कोमा में हम क्या करते हैं? किसी की बात को कहते हैं। अगर किसी ने कुछ कहा है और बिना किसी बदलाव के हम दिखाएंगे तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर उसको लिखेंगे। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा है, और क्या कहा है उसको हम किस में लगाएंगे? इन्वर्टेड कोमा में। शब्दों को संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप क्या होता है? छोटा रूप, एब्रीवेशन आप कह सकते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? लाघव का। जैसे डॉक्टर हम पूरा नहीं लिखना चाहते तो डॉक्टर हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारा किसका चिन्ह होता है? लाघव चिन्ह। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करना, तो ये मुहावरा है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करना यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी तारीफ स्वयं करना। घी के दिए हम कब जलाते हैं? जब हम खुशियां मनाते हैं। तो तीसरा विकल्प सही है। यहाँ पर वर्ण विच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो श्रीराम इसको आप करके देख लीजिए। श्र जो हमारा है संयुक्त व्यंजन है और ये किससे मिलकर बनता है? श, और यहाँ पर र और फिर अ। इस तरीके से हम इसका वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो यहाँ श्री बना है, तो श्री के लिए हम क्या करेंगे? श्री के लिए हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे श, फिर हमारा र आएगा हलंत के साथ, और फिर बड़ी की मात्रा है तो हमारा बड़ी ई आएगा, फिर र आएगा और र पे हमारी आ की मात्रा है, और फिर हमारा क्या आएगा? म, और म पे हलंत और यहाँ पर अ। तो आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए कौन सा सबसे सही है। तो श, र, बड़ी, र, आ की मात्रा, और सबसे सही कौन सा विकल्प है? दूसरा। नमस्कार, यहाँ पर भी वर्ण विच्छेद पूछ लिया गया है, तो 2 सवाल वर्ण विच्छेद से आ गए हैं जो आप छोटी कक्षाओं में करते हैं। नमस्कार आप करके देख लीजिए। न हलंत के साथ अ मिक्स हो जाएगा, म हलंत के साथ अ मिक्स हो जाएगा, स आप देख सकते हैं आधा है, हलंत के साथ आएगा, और यहाँ पर अ नहीं लगेगा, फिर क लगेगा, क हलंत के साथ आ की मात्रा है, और फिर र और हलंत के साथ, और फिर इसमें क्या मिक्स हो जाएगा? अ। तो इस तरीके से खुद से आप करके देखें और मिला लीजिए कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 2 विकल्प है ये तो वैसे ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि न पूरा है तो न के साथ क्या आना चाहिए? अ। तो यहाँ पर न और अ, और ये देखो पूरा देखो, यहाँ पर म, अ, स, क, आ, और यानी कि कौन सा विकल्प सही है? मिलाने के बाद आप देखेंगे तीसरा विकल्प सबसे सही है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, रेखांकित शब्द क्या है? तो हिमालय जो पर्वत है उसकी विशेषता बताई गई है कि सबसे ऊंचा है, तो ऊंचा शब्द क्या है? इसका विशेषण। भोली राधा, राधा कैसी है? भोली है, तो भोली इसका विशेषण है। और राधा क्या है? तो राधा क्या है? जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य। सदैव का संधि विच्छेद है, तो संधि वाला टॉपिक आपकी परीक्षा में आ रहा है, इसकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो ये हमारा वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, सदा जमा एव, वृद्धि स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो ये हमारा दूसरा विकल्प सही है। मनय और हर का संधि क्या होगा? तो ये हमारी विसर्ग संधि है, और इसको जोड़ देंगे तो जो हमारा ये यहाँ पर विसर्ग दिया गया है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ की मात्रा में। तो मनोहर, तो मनोहर कौन सा सही है? चौथा विकल्प। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दीर्घ संधि किसका भेद है? तो अभी हमने बात की थी स्वर संधि के आगे चल के 5 भेद होते हैं, और उन 5 भेद में क्या आती है? दीर्घ संधि, तो स्वर संधि का भेद है। जो शब्द सुनने में एक जैसे हों परंतु अर्थ भिन्न हो, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं हिंदी व्याकरण में? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। सुनने में एक जैसे, श्रुति क्या होता है? सुनना, सम यानी कि समान, भिन्न यानी कि अलग, और अर्थ यानी कि अर्थ देने वाले। सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ उनका क्या होता है? अलग होता है।
आगमन का विलोम होता है तो आगमन यानी कि आना और प्रस्थान यानी कि जाना। अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग किस कारक में होता है? तो से हमारा करण के साथ भी लगता है, जानबूझ के यहाँ पर करण भी दिया गया है, लेकिन करण में सहायता के अर्थ में, साधन के अर्थ में प्रयोग होता है और अपादान की विभक्ति भी क्या होती है? से, और इसमें अलग होने के भाव में होता है। बाबा इस अपाहिज की बात सुनते जाना, तो बाबा के पीछे कौन सा चिन्ह आप देख सकते हैं? विस्मयादिबोधक, और ये संबोधित किया जा रहा है तो कौन सा कारक है? संबोधन। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के भेद के लिए उचित विकल्प का गोला भरिए, तो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, और मैं हंसता हुआ आगे बढ़ गया। हंसता हुआ आगे बढ़ गया, तो यहाँ पर देखो हंसना और जो आगे बढ़ना है दोनों ही अपने आप में क्या है? अकर्मक क्रिया है, तो ये हमारा क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण। वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के भेदों के लिए उचित विकल्प का गोला भरिए। नौकर उसे पानी दे जाता है, तो नौकर उसे पानी दे जाता है, क्या दे जाता है? पानी दे जाता है। तो पानी यहाँ किसका काम कर रहा है? कर्म का काम कर रहा है। तो नौकर क्या दे जाता है? पानी, और किसे दे जाता है? उसे। तो यहाँ पर दो कर्म आए हैं और दो कर्म आने की वजह से ये हमारा क्या हो जाता है? द्विकर्मक। चौथा विकल्प सही है। प्रसाद का अर्थ होता है, तो प्रसाद क्या होता है? प्रसाद कृपा होती है, और प्रासाद क्या होता है? भवन होता है, महल होता है। तो ये हमारा क्या है? पहला विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा हिर्स स्वर है? तो हिर्स स्वर क्या होते हैं? अभी हमने बात की थी, कुल हमारे 4 होते हैं। अ होता है हमारा, छोटा ई होता है, छोटा ऊ होता है, और री ऋषि होती है। आप पहचान कर लीजिए, री हमारा क्या है? हिर्स स्वर। तो ये कुल हमारे 42 प्रश्न थे, 42 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो जाते हैं, और आगे कुछ प्रश्न आपके अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश से पूछे गए हैं। तो आइए जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। ये आपका अपठित गद्यांश दिया गया है। पोंगल दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। तो तमिलनाडु के पोंगल त्योहार की जानकारी दी गई है। ये फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। पोंगल 14 जनवरी से प्रारंभ होकर 17 जनवरी तक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पहले दिन इंद्रदेव की पूजा होती है, क्योंकि इंद्रदेव की प्रसन्न होने पर ही अच्छी वर्षा होती है, क्योंकि हम जानते हैं इंद्रदेव को क्या माना जाता है? वर्षा का देवता। और धरती हरी भरी होती है। दूसरे दिन सभी लोग मिट्टी की हांडियों में दूध चावल मिलाकर पकाते हैं और सूर्य भगवान को इसका भोग लगाते हैं। तो दूसरे दिन किसकी पूजा होती है? सूर्य भगवान की। तीसरे दिन अपनी गायों और भैंसों को सजाते और संवारते हैं और इनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से कृषि का कार्य संपन्न होता है। तो ये किसान लोग होते हैं, तो किसान लोग गाय और भैंसों की मदद लेते हैं, तो ये इनकी क्या करते हैं? इनको संवारते हैं और इनके प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं। अंतिम दिन लोग रंग बिरंगे और नए नए कपड़े पहनकर घूमने के लिए बाहर जाते हैं, और इस दिन सभी घरों में मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर बधाइयाँ देते हैं, और इस प्रकार पूरे तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार पूरे हर्ष उल्लास के साथ 4 दिन के लिए मनाया जाता है। तो सारी जानकारी आपने ध्यान से पढ़ी है, इसको आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल किस माह में मनाया जाता है? तो जनवरी माह में मनाया जाता है। पोंगल के दूसरे दिन, पहले दिन इंद्रदेव की पूजा होती है, और दूसरे दिन सूर्य देव की पूजा होती है, और तीसरे दिन गाय और भैंसों को सजाया और संवारा जाता है। इंद्रदेव की आराधना क्यों की जाती है? क्योंकि इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं, और वर्षा से क्या होती है? फसल अच्छी होती है। तो ये पहला विकल्प क्या है? सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कविता की पंक्तियां दी गई हैं। ये आपका अपठित काव्यांश है, और यहाँ से भी कुछ सवाल पूछे गए हैं। चमकीले पीले रंगों में अब डूब रही होगी धरती, खेतों खेतों फूली होगी सरसों, हंसती होगी धरती। पंचमी आज ढलते जाड़ों की इस ढलती दोपहरी में, ढलते जाड़ों की इस ढलती दोपहरी में, यानी कि वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। सरसों पर पीले पीले फूल आ गए हैं, और जाड़ा क्या होता है? सर्दी का मौसम, तो वो ढल रहा है, यानी कि जाड़ा यानी सर्दी समाप्त हो रही है। जंगल में नहा ओढ़नी पीली सुखा रही होगी धरती। तो जंगल में नहाकर और अपनी ओढ़नी पीली, पीली ओढ़नी, तो पीले रंग के क्या है? फूल, तो उसको क्या कहा गया है? ओढ़नी। कि धरती अपनी ओढ़नी यानी कि अपनी जो चुनरी है उसको, पीले रंग की चुनरी को क्या कर रही है? सुखा रही है। इसके खेतों में खिलती है सींगरी, तरा, गाजर, कसुम, किसमें कम है ये पली धूल में सोना धूल भरी धरती। शहरों की बहु बेटियां हैं सोने के तारों से पीली, सोने के गहनों में पीली ये सरसों से पीली धरती। वसंत ऋतु के आगमन पर सरसों पर पीले पीले फूल आ गए हैं, और ऐसा लगता है पूरी धरती किस रंग की हो गई है? पीले रंग की। यहाँ किस ऋतु का वर्णन है? तो कौन सी ऋतु है? वसंत ऋतु है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? पहला। कवि को धरती हंसती सी क्यों लग रही है?
वह प्रसन्न है खेतों में फूली सरसों के कारण, फूलों से भरी होने के कारण। तो खेतों में सरसों फूल गई है, पीले रंग से सज गई है, इसलिए वो हंसती हुई लग रही है। कवि ने ढलते जाड़ों शब्द का प्रयोग क्यों किया है? तो अभी हमने बात की थी, जाड़े ढल गए हैं, यानी कि सर्दी का मौसम क्या हो रहा है, समाप्त होने वाला है, जाड़ा समाप्त होने वाला है। सरसों को कवि ने क्या कहा है? तो सरसों को कवि ने क्या कहा है? पीली ओढ़नी के समान बताया है। धरती की क्या है? पीली ओढ़नी। ओढ़नी क्या होती है? चुनरी। तो यहाँ पर कुल हमारे 50 प्रश्न थे और बड़े ही आसान थे। थोड़ा सा आप अभ्यास करेंगे तो बड़े आराम से आप 100 के 100 अंक ले सकते हैं। अगर थोड़ी सी असावधानी से अगर आप गलत गोला भर देते हैं तो आपके नंबर कट सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और किसी भी व्याकरण की पुस्तक से आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और इस परीक्षा में बहुत अच्छे अंक ले सकते हैं। आपकी हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।